देवपुर कोई मशहूर गांव नहीं था। नक्शे पर भी उसे ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन वहां जिंदगी बहुत सच्ची थी। सुबह मुर्गे की बांग से होती, गांव के एक कोने में एक छोटा सा पक्का घर था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो अक्सर समय से पीछे चलती थी। इस घर में रहते थे हरिशंकर मिश्रा, एक साधारण सरकारी स्कूल के मास्टर, उनकी पत्नी सरला देवी, जिसकी पूरी दुनिया उसका परिवार था, और उनका इकलौता बेटा अमित। हरिशंकर जी सुबह 5 बजे उठते, तुलसी में पानी डाल और स्कूल जाने से पहले अखबार पढ़ते। सरला देवी रसोई में चूल्हा जलाती और हर रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन इंसान बना रहे। अमित, जो गांव से बड़ा सपना देखता था। अमित बचपन से अलग था। वो खेतों में खेलने से ज्यादा किताबों और सपनों में रहता था। उसे लगता था गांव छोटा है, यहाँ सोचने की जगह नहीं। जब दोस्त कहते, अमित, चल नदी में नहाने चलते हैं, मुझे शहर जाना है, यहाँ नहीं मरना। हरिशंकर जी सब देखते, लेकिन कुछ कहते नहीं। एक दिन उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा, अगर शहर में सब मिल गया तो हमें भूल तो नहीं जाओगे? अरे पापा, आप भी ना, आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बेटा, लेकिन समय कभी किसी वादे पर नहीं चलता। विदाई की सुबह, जिस दिन अमित शहर जाने वाला था, उस दिन सरला देवी बहुत चुप थीं। उन्होंने अमित का पसंदीदा खाना बनाया, पूड़ी, सब्जी, खीर। सरला अमित से बार बार पूछ के, और ले ले बेटा। अमित जल्दी में था, उसे ट्रेन पकड़नी थी और एक नई दुनिया भी। हरिशंकर जी ने जाते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, याद रखना, समय को कभी हल्के में मत लेना। जो आज पास है वही कल सिर्फ याद रह जाता है। अमित ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में सिर्फ शहर था। अमित वहां चला गया जहां सब कुछ तेज था। अब वो महंगे कपड़े पहनता, अंग्रेजी में बात करता। Hey Vishal, how are you? You know, today I am very happy, but why I not know. In village I feel bored and lonely, but whenever I came here, my lifestyle, my mood, all the things are changed. As it is, I और गांव को बैकवर्ड कहता था। गांव से गंदा और घटिया जगह तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिधर देखो उधर रोड पर गाय बकरी चर रहे हैं, और तो और वहां किसी के पास ढंग का रहने के लिए मकान भी नहीं है। सो वियर्ड। कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी लगी। हे अमित, कंग्रेट्स यार। अब बताओ पार्टी कब दे रहे हो? तुम्हारी तो जॉब लग गई यार। अरे अमित, कंग्रेट्स! मतलब कॉलेज से निकलते ही जॉब? सो नाइस यार। पहली सैलरी आई, उसने खुद को शाबाशी दी। लेकिन माँ पिता को फोन करना वो अब कल पर टलने लगा। मम्मी पापा को ये बात कल बता देंगे, अभी चलते हैं, थोड़ा दोस्तों को पार्टी भी तो देना है। सरला देवी हर शाम मोबाइल देखती है। एक दिन सरला देवी की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार, कमजोरी। डॉक्टर ने कहा, ध्यान रखना होगा। हरिशंकर जी ने अमित को फोन किया। अमित बोला, पापा, अभी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं अगले हफ्ते कॉल करता हूँ। वो हफ्ता कभी नहीं आया। सरला देवी हर रोज पूछती, अमित का फोन आया? हरिशंकर जी झूठ बोलने के। हाँ, कल ही बात हुई। एक रात सरला देवी को सांस लेने में तकलीफ हुई। हरिशंकर जी अस्पताल ले गए। सुबह होने से पहले सब खत्म हो गया। जब अमित को खबर मिली, वो बस कुर्सी पर बैठ गया। माँ, मैं आ रहा हूँ। गांव लौटकर अमित ने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। माँ की रसोई खाली थी, तुलसी सूख रही थी और घड़ी अब भी पीछे चल रही थी।
हरिशंकर जी बोए, बेटा, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो समय पर चुकाए जाएं तो हल्के लगते हैं और देर हो जाए तो उम्र भर भारी। अमित रोया, लेकिन समय वापस नहीं आया। माँ के 13वीं के बाद अमित फिर शहर लौट आया। गांव की मिट्टी अभी भी उसके जूतों से साफ नहीं हुई थी, लेकिन शहर की चमक ने फिर से उसे घेर लिया। ऑफिस वही था, लोग वही थे, काम वही था, लेकिन अमित अब वही नहीं था। पहले जो कुर्सी उसे ऊंचाई लगती थी, अब वो बोझ लगने लगी। मीटिंग में बॉस कुछ कहता, लेकिन अमित का ध्यान बार बार माँ की तस्वीर पर चला जाता, जो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर थी। कभी कभी अचानक उसे लगता, अगर उस दिन फोन उठा लिया होता, लेकिन अगर का कोई इलाज नहीं होता। गांव में हरिशंकर जी अब अकेले थे। सरला देवी के जाने के बाद घर में आवाजें खत्म हो गई थीं। न सुबह की हंसी, ना शाम की बातें। हे भगवान, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन इंसान बना रहे। हरिशंकर जी स्कूल जाते और चुपचाप लौट आते। अमित हफ्तों तक फोन नहीं करता, और जब करता भी तो बातचीत बस यही खत्म हो जाती। पापा, कैसे हो? ठीक हो? हरिशंकर जी समझते थे बेटा अपराध बोध से भरा है, लेकिन वो जानते थे जख्मों पर दबाव नहीं डाला जाता। एक दिन हरिशंकर जी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अचानक बेहोश हो गए। सहकर्मी उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सांस कहा, उम्र हो रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अकेले मत रहिए। अमित को फोन किया गया। अमित बोला, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। लेकिन छुट्टी फिर टल गई। इस बार कोई बीमारी नहीं थी, बस आदत थी। उसी समय शहर में हालात बदलने लगे। कंपनी में अफवाहें उड़ने लगी, डाउनसाइजिंग होगी, कुछ लोगों की नौकरी जाएगी। अमित को भरोसा था, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन समय किसी पर भरोसा नहीं करता। एक सुबह मेल आया। अमित की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जिस नौकरी के लिए उसने अपनों को वक्त नहीं दिया, वही नौकरी एक लाइन में खत्म हो गई। अमित ने दोस्तों को फोन किया। राहुल सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, पर क्यों? मैंने तो अपनी पूरी काम को अच्छे से किया था। मैंने काम के आगे अपनी फैमिली तक को कुछ नहीं समझा, और आज मेरे साथ ऐसा। इसी काम के कारण आज मेरी माँ नहीं रही, और अब ये जॉब। तुम सर से बात करके देखो ना, कुछ करके मेरी जॉब वापस दिला दो प्लीज यार। कोई बोला, यार अभी बिजी हूँ। देखते हैं, कुछ करता हूँ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। शहर में सब अपने अपने लिए जीते थे। पहली बार अमित को गांव की याद आई, जहां लोग बिना बुलाए साथ खड़े हो जाते थे। इन्हीं दिनों हरिशंकर जी का फोन आया। आवाज कमजोर थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, अगर समय मिल सके तो कुछ दिन मेरे साथ रह ले। अमित का गला भर आया। उसने कहा, पापा, मैं आ रहा हूँ। इस बार वो सच में आ रहा था। अमित जब गांव पहुंचा तो देखा घर पहले से ज्यादा सूना था। पिता का चेहरा बुझा हुआ था। वो पहले जैसे सख्त नहीं थे, बल्कि बहुत शांत थे। अमित ने उनके पैर छुए। हरिशंकर जी ने सिर पर हाथ रखा। समय ने बहुत कुछ सिखा दिया, है ना बेटा? अमित फूट फूट कर रो पड़ा। रात को दोनों आंगन में बैठे। तारों भरा आसमान था। अमित ने कहा, पापा, मुझसे बहुत गलती हो गई। हरिशंकर जी बोली, गलती सब करते हैं बेटा, फर्क बस इतना है, कोई समय रहते समझ जाता है और कोई समय के बाद।
अमित बोला। मैं सब छोड़कर यहीं रह जाऊं? हरिशंकर जी मुस्कुराए। भागना समाधान नहीं होता, लेकिन ठहर जाना कभी-कभी बहुत बड़ी हिम्मत होती है।